आपका ये जो टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स, तो मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत पहले ही जिस दिन ऑप्टिक्स मतलब शुरू किए थे उसमें फर्स्ट मतलब कि टॉपिक जो आपका था वेव ऑप्टिक्स, मतलब हाइगेंस के बारे में और न्यूटन के बारे में, इन दोनों के बारे में हमने अच्छे से बता दिया था। और कैसे प्रकाश के बारे में अध्ययन किया गया, प्रकाश क्या है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा हो चुकी है। इसीलिए हम वो चीज़ें फिर से रिपीट नहीं करेंगे। आपको अगर वो चीज़ देखना हो तो लेक्चर 1 जा करके आप बढ़िया से वीडियो यूट्यूब पर आप देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा प्रकाश एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो आज हम मेन आगे टॉपिक बढ़ाएंगे। वेव ऑप्टिक्स में तरंग प्रकाशिकी में आपको जानना है कि प्रकाश को हम लोग अच्छी तरह जान चुके हैं कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में संचरित होती है। न्यूटन का कणिका सिद्धांत जो था वो बाद में गलत साबित हो गया, तो हाइगेंस ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, उसमें बताया। अब क्या क्या बताया है उसी चीज को समझना है। तो देखो हाइगेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। देखा जाए तो हाइगेंस ने जो बातें बताई हैं उसको लाइन से अगर सुनिएगा तो उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कितना लोग एक के बार में ही पूरा फाइनल कर देता है, लेकिन एग्जाम में अगर आपको ये आ जाता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को लिखें, ठीक है, तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का मतलब हुआ उन्होंने प्रकाश के बारे में क्या बताया है, यही चीज आपको बताना है। तो पहला बात तो सबसे इंपॉर्टेंट, इसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होती है, मतलब प्रकाश अगर आगे बढ़ती भी है तो वो तरंग के रूप में चलती है। ऐसा इनका पहला स्टेटमेंट ये रहा। दूसरा चीज कि अगर ये तरंग के रूप में संचरित होती है तो किन दिशाओं में संचरित होती है। तो पहला, तो जिस सोर्स से ये तरंग निकलेगा, सोर्स का मतलब बल्ब हो सकता है या कोई भी ऐसा चीज जहां से प्रकाश निकलता हो, ठीक है, तो वो सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं का मतलब खाली पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं होगा, सभी दिशाओं का मतलब हुआ एकदम हर जगह एक पॉइंट है। अगर यहाँ बल्ब जल रहा है तो चारों तरफ, समझ में आया, पूरा ऊपर नीचे आगे पीछे सब हर कोना, है ना, ये चारों तरफ संचरित होती है। और चारों तरफ चारों दिशाओं में हर तरफ दिशा में संचरित होती है। लेकिन इसका चाल जो होता है वो प्रकाश का चाल, जो आप जानते हैं 3 गुना 10 का पावर 8। तो ये जो तरंग होती हैं वो प्रकाश की चाल से चारों तरफ संचरित होती हैं। दूसरा चीज ये। तीसरा बात जो उन्होंने बताया वो गलत साबित हो गया। तीसरा बात उन्होंने क्या कहा था, इस बात को समझो। उन्होंने कहा कि अलग अलग रंग का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है ना। अब ये अलग अलग रंग का तरंग दैर्घ्य अलग होता है, ये तो बात एकदम सही है, ठीक है, अच्छी बात है। अलग अलग रंग का तरंग दैर्घ्य अलग है, ये हम लोग पढ़े भी हैं। लेकिन इसमें कुछ विशेष बात है जो ध्यान से सुनना है। हम तुमको अभी हल्का समझाने का प्रयास कर रहे हैं और लिखवा देंगे। देखो, मान के चलो कि तुम्हारा प्रकाश जो है बैगनी रंग का है, ठीक है, बैगनी रंग का है। अब तुम हमको बताओ बैगनी या लाल में किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है? लाल का। वेवलेंथ, वेवलेंथ इंग्लिश में बोलेंगे तो लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम है, ठीक है भाई। अब हाइगेंस क्या कह रहे हैं इस चीज को समझना। दो गो बात तुमको अभी समझाने वाले हैं। एक बात जो अभी बता रहे हैं और अगिल का जो बात बताने वाले हैं, इसका कोई मतलब कि ये गलत ही साबित होगा एक तरह से, समझो कि हाइगेंस का देखो बताए, कुछ बातें ऐसी बताए हैं जिसके बेस पर हम बहुत सारी चीजें समझ पाते हैं और कुछ चीजों का कोई लॉजिक ही नहीं है। अब इस चीज को समझना है। बैगनी रंग का प्रकाश है। अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई प्रकाश दूसरे माध्यम में इन किया, मतलब कि विरल से सघन में इन किया, तो प्रकाश का चाल बदल जाता है। हाइगेंस बिल्कुल कह रहे हैं कि ये भी बात सही है कि प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका चाल बदल जाएगा। उसका चाल बदलने का मतलब तरंग का चाल बदल जाएगा। प्रकाश अगर तरंग है तो तरंग का चाल बदल गया। अब तुम लोग ये बताओ, तरंग का चाल बदल जा रहा है तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल, चाल बराबर दूरी बटा में समय, यही ना होता है, ठीक है। दूरी बटा समय हो गया। दूरी का मतलब हम यहाँ तरंग दैर्घ्य समझ सकते हैं। दूरी, तरंग दैर्घ्य मतलब तरंग की लंबाई। अब मान के चलो बैगनी रंग ऐसा है, ये इसका वेव है बैगनी का, ठीक है। तो हई वाला जो चीज है इसी को ना लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। अब हम तुमसे कहें कि बैगनी जो है, अभी ये जो लाइट है ये हवा में,
इसको हम पानी में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हवा से पानी में ले जाएंगे तब बैगनी अगर प्रकाश है तो इसका चाल घट जाना चाहिए। हमने क्या कहा, हवा में बैगनी का जो चाल है वही चाल पानी में क्या होना चाहिए, घट जाना चाहिए। अच्छा, अगर इसका चाल घट जाएगा तो वेवलेंथ भी घट जाएगा, ऐसा होना चाहिए ना। चाल घट जाएगा तो वेवलेंथ भी घट जाएगा। अब आप बैगनी के, अब देखो, अब बैगनी से छोटा का हम बात नहीं करेंगे, लाल का अगर बात करेंगे, जैसे तुम्हारा कलर है बैगनी पी ना ला, इसको बढ़िया से समझो। बैगनी के एग्जाम्पल के जगह पर लाल को ही ले लो, इससे ज्यादा आपको समझ में आएगा। लाल रंग के प्रकाश का किरण है और ये इसका वेवलेंथ है। भाई नियम तो इसके लिए भी वही रहा, लाल रंग का प्रकाश अगर हवा में है, उसको तुमने पानी में भेजा, तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश की चाल कम हो जानी चाहिए, चाहे कोई भी प्रकाश हो, चाल कम। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या है भाई, चाल बराबर दूरी बटा में समय। अब आप जानते हैं प्रकाश का चाल जो भी है वो 3 गुना 10 के पावर 8 होता है। और दूरी बोलने का मतलब हम इसका बात कर रहे हैं, वेवलेंथ का। अगर ये पानी में गया तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, घट जाना चाहिए। अगर घटेगा तो लाल से क्या हो जाना चाहिए, नीला। इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, अगर ये गया तो नारंगी हो जाना चाहिए। ये बताओ, आज कभी भी तुम लाल कलर का टॉर्च पानी में बांटते हो तो नारंगी हो जाता है, होता है ऐसा? और हाइगेंस जी कह रहे हैं कि हाँ होता है। ये उन ध्यान नहीं दिए, उनके कॉन्सेप्ट में ये बात था कि अलग अलग रंगों के जो तरंग दैर्घ्य होते हैं, रंग जो होता है उनका सही, एकदम इंपॉर्टेंट, सबसे एक लाइन बोलेंगे एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, तुमको बैठा लो एकदम। उनका बोलने का मतलब था कि रंग जो होता है ना, प्रकाश का जो रंग होता है वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। तरंग दैर्घ्य अगर बदल गया तो अच्छी बात है, तरंग दैर्घ्य, उनका सीधा सीधा बोलने का मतलब तरंग दैर्घ्य अगर बदल गया तो रंग बदल जाएगा, ठीक है। हम लोग भी वही 10 क्लास में भी वही चीज सीखे हैं, पढ़े। हम लोगों ने पढ़ा है कि हाँ लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, उससे कम आपका नारंगी आ जाएगा, उसके बाद पीला हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये पूरा क्लियर नहीं पढ़े थे तुम, पूरा बढ़िया से अगर इसी चीज को अपना लॉजिक लगाओ कि ठीक है अगर ऐसा हो जाता है तो प्रकाश हवा से पानी में भेजते हैं, कांच में भेजते हैं, चाल कम होगा। तुम ही पढ़े हो कि हवा में 3 गुने 10 के पावर 8 है, ठीक है। पानी में कितना पढ़े हो, 2.25 गुने 10 के पावर 8। कांच में कितना पढ़े हो, 2 गुने 10 के पावर 8। यह पर जब चाल कम हो जा रहा है तो तरंग दैर्घ्य काहे नहीं कम होगा, बिल्कुल कम होगा, क्योंकि चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। अगर ये कम होगा तो कलर चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बाद में मैक्सवेल इस बात को क्लियर किया कि नहीं, तरंग दैर्घ्य जो होता है उस पर कलर निर्भर नहीं करता है। ये जो लाइन तुमको अभी बता रहे हैं, अगले चैप्टर में यानी कि आइंस्टीन का जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तुम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत काम करेगा उसमें। तुमको हम फलन के बारे में, कार्य फलन के बारे में, वर्क फंक्शन के बारे में जब पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत काम करेगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। कई एक एक्सपेरिमेंट जो बताएंगे। तो ये जो चीज़ है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। कलर किस बात पे निर्भर करेगा, फ्रीक्वेंसी। और इसकी चर्चा हाइगेंस ने नहीं की है। उनका ये कहना था कि कलर जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, तरंग। तो आप पहला लाइन जो हाइगेंस का सुने वो क्या था, प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होती है। दूसरा, प्रकाश जो है, ये तरंग जो है सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से संचरित होती है। तीसरा बात कि प्रकाश जो का जो रंग होता है, प्रकाश का जो भी रंग होता है वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो ये गड़बड़ है बाद में, लेकिन अभी ये तो नियम में उनका है ना जी। चौथा बात, 4 गो बातें आपको लिखना है। चौथा बात क्या है, कोई भी तरंग है उसे संचरित होने के लिए क्या जरूरी है, माध्यम। एक तो नया कॉन्सेप्ट मैक्सवेल ने ना बाद में लाया, मैक्सवेल ने कहा कि हाँ भाई कोई जरूरी नहीं है तरंग को संचरित होने के लिए कि माध्यम चाहिए। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो खोज किए थे। लेकिन हाइगेंस या और साइंटिस्ट के लिए क्या है, कोई भी तरंग को संचरित होना है तो क्या जरूरी है, माध्यम जरूरी है। अब ये दिमाग में
बैठ गया कि यार ये कैसे संचरित होता होगा। हवा में ठीक है, हवा हवा एक माध्यम है, लेकिन प्रकाश सूर्य से हमारे पृथ्वी तक आती है, तो प्रकाश अगर सूर्य से पृथ्वी तक आती है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में इतने जगह है जहां पे प्रकाश है ही नहीं, सॉरी हवा है ही नहीं, हवा नहीं है, माध्यम ही नहीं है, और माध्यम नहीं है फिर भी प्रकाश आ जा रहा है। तो कुछ तो ऐसा चीज होगा जिसके वजह से प्रकाश संचरित हो रहा होगा। तो वो चीज उन्होंने कल्पना कर लिया, और उन्होंने तो देखिए कैसा लॉजिकल बात कहा, जो कि सब लोग वो कर ही नहीं सकता। जैसे उनका कहना था कि प्रकाश अगर तरंग है तो इसे संचरित होने के लिए जो माध्यम चाहिए वो माध्यम ऐसा माध्यम है जो हम देख नहीं सकते, वो है लेकिन हम नहीं देख सकते। और उन्होंने देखो समझाया कैसे, कहा कि अगर आप पृथ्वी पर हैं तो आपके आसपास ऊपर हवा है, हवा देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। लेकिन हैगेस ने कहा कि इसे भी देख सकते हैं। आप एक बार पृथ्वी से बाहर निकल के देखिए, आप पृथ्वी से कुछ दूर जाइए, इस वायुमंडल को छोड़िए, तो आप दूर जाकर के अंतरिक्ष में जाकर के अगर आपको पृथ्वी नजर आए तो आप ठीक से देखिएगा, पृथ्वी के चारों तरफ एक परत दिखाई देगा, और वो परत जिसमें धूल कण वगैरह ये सब जो दिखाई देंगे वही हवा है। मतलब हवा दिखता है, लेकिन कब दिखेगा हवा? जब हम पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाएंगे। और ये साबित हुआ है भाई, सही बात है। अंतरिक्ष में आप जाएंगे अगर, और पृथ्वी से बाहर अगर जाएंगे तो आपको हवा दिखेगा, लेकिन हवा में रहकर आप हवा को नहीं देख सकते। ठीक उसी तरह जैसे एक साफ पानी में आप कूद जाएं और अंदर डुबकी लगाएं और आपको एक चश्मा दे दिया जाए अंदर कुछ चीजों को देखने के लिए, तो आप हर चीज को देख सकते हैं उस साफ पानी में अंदर। अगर पानी में हलचल कम हो तो आपको ये दिखाई नहीं देगा कि पानी कैसा होता है अंदर, क्योंकि आप पानी के अंदर हैं, लेकिन पानी को आप बाहर से देख सकते हैं। अगर आप तालाब से बाहर हैं, खूब बढ़िया साफ पानी है, बाहर खड़े हैं तो भी आपको पानी दिखेगा, लेकिन पानी के अंदर चले जाइए तो पानी आपको नहीं दिखेगा। ठीक उसी तरह से हम लोग हवा के अंदर हैं इसलिए हमें हवा नहीं दिखती, हम हवा से बाहर जाएंगे तो हमें हवा दिखेगी। अब इन्होंने क्या कहा हाइगेंस ने, कि ठीक उसी तरह से इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में ईथर नाम का एक माध्यम है। उन्होंने खुद से ईथर नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि ईथर एक ऐसा माध्यम है। ईथर, हम उस ईथर का बात नहीं कर रहे हैं जो आप केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, समझ में। हम एक ऐसे चीज का नाम रखे हैं जो हाइगेंस ने बताया। हाइगेंस ने कहा कि ईथर एक माध्यम है जो पूरे यूनिवर्स में है, हर जगह पर है। वो दिखाई तब देगा जब आपको यूनिवर्स से बाहर, ब्रह्मांड से बाहर जाना होगा। ब्रह्मांड से बाहर कोई आज तक गया है? कोई जानता ही नहीं है कि ब्रह्मांड कहाँ खत्म होता है। यहाँ तक कि हमारे साइंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ब्रह्मांड आज भी बड़ा हो रहा है। समझ में आया? ब्रह्मांड अपने आप, मतलब कि जो बहुत साल पहले, करोड़ों, हजारों, लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो बिग बैंग हुआ था, मतलब बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिससे ग्रह नक्षत्र ये सब एक दूसरे से दूर जाने लगे, तारा बनने लगा, वो आज भी हो रहा है। आज भी चीजें ऐसे, मतलब मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा देना चाहूँगा। एक गेंद इस रूम में चलाकर हम कहीं भी मारे तो वो गेंद कहाँ जाएगा? किसी ना किसी दीवार से तो टकराएगा। कोई दीवार है तभी तो टकराया। और तुम्ही को हम बोले कि अगर दीवार हो ही नहीं, ये पृथ्वी हो ही नहीं, तो गेंद चला देंगे तो वो कहाँ जाएगा? अनंत पर जाएगा। इसका कोई जवाब ही नहीं। कहाँ जाएगा नहीं पता, नहीं पता, हाँ, लेकिन जाएगा जरूर और जाता रहेगा। ठीक उसी तरह से यूनिवर्स है, तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं। और अब सबका जवान बन के ऐसा ना बातें कह दिया, अब क्या कहा जाए, ना हाँ कहना बोल रहा है ना कहना बोल रहा है। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। समझ में आया? और इस सिद्धांत को लोग क्यों माना? कारण था कि न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत के बेस पर दो गो चीज बताया, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन। इसके बाद उनसे जब पूछा गया कि भाई व्यतिकरण क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, ये समझाइए, विवर्तन क्या है ये भी समझाइए, नहीं बता पाए। लेकिन इस दोनों को, और साथ में परावर्तन और अपवर्तन, इस चार चीज को हाइगेंस ने अपने कॉन्सेप्ट से खूब बढ़िया से समझाया, इस चार गो चीज को। लेकिन हाँ, लास्ट में उनसे ध्रुवन के बारे में पूछा गया तो वो ध्रुवन नहीं बता पाए। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, तो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा सवाल इसमें पूछता है। जैसे पूछ देगा कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से क्या ध्रुवन परिभाषित होता है, तो आंसर होगा नहीं। ध्रुवन को मैक्सवेल ने डिफाइन किया। समझ में आया? इसके पहले आपसे पूछे कि व्यतिकरण और विवर्तन ये किससे परिभाषित होता है, कैसे पता चलता है इसको? हाइगेंस से। और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन
न्यूटन और हाइगेंस दोनों। समझ में आया? 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा ये आने वाला है। ये जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, हाइगेंस ने किस तरह से व्याख्या किया प्रकाश के परावर्तन का और अपवर्तन का। ये दोनों 5 मार्क्स का कई बार, मतलब सबसे ज्यादा अगर ऑप्टिक्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ये आता है। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के नियमों को साबित करें या व्याख्या करें। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसी को हम लोग आने वाले 1 से 2 दिनों में करेंगे, लेकिन उसके पहले ये तरंग सिद्धांत लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप टॉपिक में लिखिएगा हाइगेंस। हाइगेंस, देखो कितना लोग हाइजेन भी बोलता है, हाइगेंस भी बोलता है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पहला। प्रकाश प्रकाश एक ऊर्जा है जो तरंग के रूप में संचरित होती है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो तरंग के रूप में संचरित होती है। हो गया। दूसरा का प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे प्रकाश स्रोत से, प्रकाश तरंगे प्रकाश स्रोत से चारों तरफ, चारों तरफ प्रकाश तरंगे प्रकाश स्रोत से चारों तरफ, चारों तरफ, चारों तरफ प्रकाश की चाल से संचरित होती हैं। प्रकाश की चाल से संचरित होती हैं। प्रकाश की चाल से संचरित होती हैं। तीसरा, तीसरा प्रकाश के विभिन्न रंग प्रकाश के विभिन्न रंग तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। प्रकाश के विभिन्न रंग तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। प्रकाश के विभिन्न रंग तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। प्रकाश के विभिन्न रंग तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। प्रकाश के विभिन्न रंग तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। चौथा, किसी भी तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी भी तरंग के माध्यम, किसी भी तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी भी तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, हाँ, हाइगेंस ने बताया, हाइगेंस ने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड लिखना आ जाएगा ना, लिखे आ जाए, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हाइगेंस ने बताया, यही ना बोले हैं, बताया कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में ईथर, और ईथर को ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में घेर दो, ईथर, ईथर नाम का, ईथर नाम का एक अदृश्य माध्यम है, एक अदृश्य माध्यम है। ईथर नाम का एक अदृश्य माध्यम है
जो जो प्रकाश तरंग के संचरण में कंपन करता है, जो प्रकाश तरंग के संचरण में कंपन करता है। कंपन करने का मतलब है कि इसे कण कंपन करते हैं, संचरण में, प्रकाश तरंग के संचरण में कंपन करता है। यह आपका सिद्धांत था किसका? हाइगेंस का। लेकिन हाइगेंस का सिद्धांत यहीं खत्म नहीं होता है, उन्होंने आगे जाकर के एक और सिद्धांत दिया, क्योंकि उनसे ये पूछा गया था। चलो अब सामने मान के चलो कोई आदमी अगर इस तरह का सिद्धांत देता है तो हमारे मन में कई एक प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों का जवाब तो हम ढूंढेंगे ही। जैसे एक प्रश्न ये है कि मान के चलो कि एक घर है और इस घर में ऐसे कमरे हैं ठीक है, ऐसे कमरे हैं। अगर यहाँ पर कोई लाइट हम बार दिए, ठीक है, कोई बल्ब है जो यहाँ जला, अगर यहाँ बल्ब जलाते हैं, लाइट देते हैं, तो इस वाले जगह पर प्रकाश बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। फिर प्रकाश यहाँ से चलते हुए यहाँ भी हल्का फुल्का आ ही जाता है, और यहाँ हल्का फुल्का आने के बाद यहाँ भी हल्का फुल्का आ ही जाता है। खूब अंधेरा हो, अगर खूब अंधेरा और लाइट यहाँ बारा जाए तो आपको इस जगह पर भी हल्का रोशनी दिखने को मिलेगा। हाइगेंस से बस यही पूछा गया कि खाली आप ये बता दीजिए कि प्रकाश यहाँ से यहाँ आया कैसे। बहुत दिमाग लगाए, क्योंकि आप देखिए अगर न्यूटन के नियम पर जाइएगा तो साबित नहीं कर पाइएगा कि प्रकाश कैसे है, क्योंकि न्यूटन का नियम सीधे कहता है कि प्रकाश किरण के रूप में चलता है। अगर किरण के रूप में चलता है तो बस प्रकाश ऐसे आएगा, टकराएगा, एने जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, और लंबवत जाएगा अगर तो वापस फिर उसी रास्ते से चला जाएगा। किरण के नियम पर आएंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। अब तरंग के नियम पर आते हैं तो अब यहाँ पर जरूरी ये था कि ये इसमें कुछ चीज़ों का खोज करना कि यार ये कैसे हो रहा होगा। तो इसको खोजने के लिए देखो, प्रकृति में विभिन्न घटनाएं जब होती हैं और चीज़ों को देखने से, एब्जॉर्ब करने से जवाब मिल जाता है। मतलब यूँ समझ लो कि अगर कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, सीबीआई का है, सीआईडी का है, कोई भी ऑफिसर, और वो कोई केस सॉल्व कर रहा है, बहुत भारी केस है, या किसी सीरियल किलर को पकड़ना चाहता है वो, तो भाई सीरियल किलर कोई ना कोई क्लू छोड़ता ही है, बस उस क्लू को पकड़ना होता है। वो पकड़ लिया, सीरियल किलर पकड़ा जाएगा। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य के सामने जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो जवाब कहीं आसपास में ही होता है, बस दिखाई नहीं देता। हो सकता है कि एक छोटे बच्चे के बोलने से ही उसमें कोई जवाब हमको मिल जाए। एक साधारण सा बात ही, एक साधारण सी चीजें ही बड़े बड़े केस को सॉल्व कर सकती है। ये भी एक केस से कम नहीं है। यहाँ पर हाइगेंस के लिए ये चैलेंज था कि हम इसे कैसे डिफाइन करें। कुछ नई चीजें आ गई है सामने, तो इसे डिफाइन करने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत बनाया, और उस सिद्धांत का नाम है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। अब द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या है, इसे समझने के लिए आप ऐसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जो और भी लोग लेते हैं। समुद्र के बारे में, समुद्र की लहरें जब आपके सामने आती हैं, अगर समुद्र के पास आप जाएं, पानी जो है, लहरें जो आपके सामने आ रही होती हैं, तो लहर का मतलब ही हो गया वो भी एक तरंग ही है। पानी जो होता है वो, उसके जो कण होते हैं अपनी जगह पर ही कंपन करते हैं, और जो चीजें आ रही होती है वो एनर्जी होती है। अगर समुद्र के लहर की बात की जाए, अगर लहर ऐसे आ रहा है, ठीक है,
तो इसका एक अपना फेस है, जो आ रहा है ना उसका एक अपना चेहरा है। और अगर आप पानी में हैं, पानी में अंदर एकदम इतना तक है, आप इतना डूबे हुए हैं और समुद्र का लहर ऐसे आ रहा है ऐसे करते हुए, तो जाहिर सी बात है कि इस लहर का जो फेस है वो आपको धक्का मारेगा। जबकि तरंग का मतलब हुआ कि पानी के जो कण है वो ऊपर नीचे ऐसे कंपन कर रहे हैं, लेकिन उसका फेस आकर के हमको धक्का मार रहा है। तो इस फेस को, जिसे हम फेस बोल रहे हैं, इस फेस को हाइगेंस ने एक नया नाम दिया। यूं समझ लो, ये वेव है और वेव का सामने का ये फ्रंट है, समझ में आया? वेव आ रहा है और उसके सामने का जो फेस है उसको फ्रंट कह दिया गया, सामने मतलब फेस। तो पूरा नाम क्या हो गया? वेव फ्रंट। क्या नाम हो गया? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का मतलब जब वेव आ रहा हो आपकी तरफ तो उसका जो सामने का फेस होता है वो क्या है? वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट को हिंदी में कहा जाता है तरंगाग्र। तरंगाग्र। अब तरंगाग्र ये जो चीज है ये तो समुद्र की लहर से मिला, एक कॉन्सेप्ट निकल के आया और इसे हमें प्रकाश में अप्लाई करना था। और प्रकाश में उन्होंने तरंगाग्र को डिफाइन किया। कहा क्या? हाइगेंस शब्द देखो, इनको मिल चुका था अब कि हाँ प्रकाश को कैसे डिफाइन करना है, कि ये कैसे आगे बढ़ता है, कमरे में लाइट कैसे जाता है। तो वो बोले कि जब किसी सोर्स से प्रकाश निकलता है तो उसका भी एक अपना चेहरा होता है। जैसे अगर यहाँ एक बल्ब है तो इसको हम लोग प्राइमरी सोर्स बोलेंगे। प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक स्रोत, जहां से प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना बढ़िया से। यहां पर अगर यहां से प्रकाश निकलेगा तो प्रकाश किस रूप में निकलता है? तरंग के रूप में। तरंग के रूप में अगर निकलता है तो ये तो चारों तरफ निकलेगा। ऐसा नहीं है कि समुद्र का लहर ऐसे आ रहा है, आई तो भाई ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, चारों तरफ जाएगा। अब इस जगह पर, इस बोर्ड पर वैसे समझाना मुश्किल है, हम किसी एक डायरेक्शन को लेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, लेकिन आपको मान के चलना है, विजुअलाइज करना है कि हाँ ये चारों तरफ की बात हो रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से जो तरंग निकला, जहाँ से तरंग निकलेगा तो ये अपने आस पास के कणों में, जैसे समुद्र के पानी जो है, पानी के जो कण हैं वो कंपन करते हैं, वैसे ही जहाँ बल्ब है, जहाँ लाइट है, उसके चारों तरफ का जो हवा है, वो हवा के जो कण होंगे वो क्या करेंगे? कंपन करेंगे। ऐसे कंपन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब कंपन करते हुए अगर ये आगे बढ़ रहे हैं तो मैं पहले फेज की बात कर रहा हूं, जहां से लाइट निकला, इसके चारों तरफ बहुत सारे कण थे। तो सारे कण एक साथ ऊपर, फिर एक साथ नीचे। अगर एक साथ ऊपर आ रहे हैं तो मैं उसके लिए ये लाइन खींचा, ठीक है, और एक साथ जब नीचे जा रहे हैं तो उसके लिए मैं डॉट डॉट बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इसका मतलब है ऊपर आना, डॉट डॉट का मतलब क्या है? नीचे जाना। फिर मैंने ऐसा लाइन खींचा, इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर आना। हम इसको बोलते हैं समान कला। समान कला का मतलब हुआ एक साथ ऊपर आना और एक साथ नीचे जाना। तो सारे कण, सारे के सारे कण एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं, सब। ठीक है, ऐसे ही डॉट डॉट हम बनाए और ऐसे एक गोल बनाए। तो तरंग जो है ऐसे, अब देखो यहाँ पे मेरे को तरंग बना रहे हैं, ये ऊपर आया, ये नीचे, ऐसे ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, ये तरंग ऐसे आगे बढ़ रहा है। अब ये जो चीज है, ये जो सामने, ये चारों तरफ जो फैल रहा है, ये जो चारों तरफ पूरा ऐसे फैल रहा है, इसी का नाम वेव फ्रंट है। बात बुझा है? वेव फ्रंट यानी कि तरंगाग्र। क्लियर हुआ? अब वेव फ्रंट को डिफाइन करना हो, अगर एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं, तो डेफिनेशन यहीं से निकालना है तुमको, अपने से सोचना है यार ये तरंगाग्र क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखना शुरू में क्या हुआ। ये क्या है? ये वाला पॉइंट प्राइमरी सोर्स है, यानी कि प्राथमिक स्रोत है। किस चीज का? प्रकाश का। तो प्रकाश के प्राथमिक स्रोत से, है ना, जब प्रकाश तरंग के रूप में निकलती है, ठीक है, प्रकाश का ये प्राथमिक स्रोत हो गया, प्राइमरी सोर्स से जब प्रकाश तरंग के रूप में निकलती है
तो उसके चारों तरफ के माध्यम के कण, चारों तरफ के माध्यम के कण एक साथ समान कला में, एक साथ समान कला में कंपन करते हैं। समझ में आया? एक साथ समान कला में कंपन करने का मतलब एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे आते हैं। और जिस स्थान पर कंपन करते हैं, जिस लोकेशन पर, जिस पृष्ठ पर, आप एरिया बोल सकते हो, जिस पृष्ठ पर ये कंपन करते हैं, बस उस पृष्ठ का ही नाम क्या है? तरंगाग्र। और वही आगे बढ़ता है। आगे कौन बढ़ रहा है? पहले ये यहां था और ये खुद अपने आप को बड़ा कर लिया। समझ में आया? और इतना बड़ा हो गया। यही बढ़ रहा है, यही आगे बढ़ रहा है। समझ में आया? और ये जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है उसे किरण कहा जाता है, जिसको न्यूटन बोला था। समझ में आया? इन्होंने कहा कि किरण भी है, इसमें किरण भी है, बस इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो और ये किरण हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो लाइन बोले, ये जो किरण है वो हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होगा। तुम पढ़े भी हो कि वृत्त पर त्रिज्या लंब होती है, तो बस यहाँ से त्रिज्या खींच दो, ये किरण हो गया। ऐसे अगर हम कुछ भी खींच दें तो ये सब क्या है? किरण है। और किरण किसकी दिशा बताती है? तरंगाग्र की दिशा, वेव फ्रंट की डायरेक्शन को बताते हैं कि ये किधर जा रहा है। तो ऐसा लाइन दिखे तो समझ लेना कि ये तरंगाग्र की दिशा के लिए खींचे हुए। ऐसा कुछ होता नहीं है, किरण नाम का कोई चीज होता नहीं है। बस किरण हम अपना से डिजाइन किए हैं ये बताने के लिए कि हाँ ये तरंगाग्र की दिशा है। समझ में आया? आगे बढ़ता कौन है? तरंगाग्र। उसका एक अपना चेहरा होता है, फेस होता है। समझ में आया? अभी हम इसको इमेजिन करते हैं, यहाँ एक बल्ब है, इस बल्ब के चारों तरफ लाइट जा रहा होगा, तो इसके चारों तरफ जितने भी माध्यम के कण हैं वो एक साथ समान कला में क्या कर रहे होंगे? कंपन कर रहे होंगे। समझ में आया? समान कला में कंपन कर रहे हैं और इस तरह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस चीज को हमने क्या किया, अभी वाले क्वेश्चन पे अप्लाई किया। कमरा वाला क्वेश्चन जो अभी सवाल था कि ऐसे एक कमरा था, अगर यहां से एक, हम ये डिफाइन कर दे रहे हैं, देखिए यहां पर एक सोर्स था, प्राइमरी सोर्स, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा? तरंगाग्र बनेगा। कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? गोल बनेगा, पूरा गोल, ऐसा ऐसा बनेगा ना। अब ये यहां से ब्लॉक हो गया, दिख रहा है? ये चीज तो ब्लॉक कर दिया, तो ये यहां से कैसे बढ़ेगा? ऐसे, ऐसा अपना डिजाइन बनाएगा, ये आगे बढ़ते जाएगा, फिर यहां से ये ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर ऐसा बनेगा। अब देखो ये डिजाइन देख पा रहे हो, फिर यहां से ब्लॉक हो गया, फिर ऐसा ये डिजाइन बनाएगा। समझ में आया? ये अपना डिजाइन ऐसे डेवलप करते जाएगा और उस हिसाब से तरंगाग्र क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे, इनका फेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये क्लियर हुआ? तरंगाग्र समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, तरंगाग्र का अगला पोजीशन क्या होगा इसके बारे में उन्होंने डिफाइन किया। तो अब दो चीज तुमको जानना है। एक तो तुम जान गए वेव फ्रंट क्या होता है, दूसरा है वेवलेट्स। वेवलेट्स क्या होते हैं वो जानना है। वेव फ्रंट समझ गए होंगे। अब वेवलेट्स क्या होता है? बस यही हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत का इसी दो पर सारा बात निर्भर है। अब इस चीज को समझ लोगे तब जाकर के हम लोग इसको लिख लेंगे। देखो ध्यान दो, एक सोर्स है, ठीक है। इस सोर्स के चारों तरफ क्या बनने वाला है? तरंगाग्र बनने वाला है। हम अब सिद्धांत पर आ गए हैं, तरंगाग्र अब नहीं पढ़ा रहे हैं हम, तुम्हें डायरेक्ट बता रहे हैं सिद्धांत। किसका सिद्धांत? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। अब वो क्या सिद्धांत में बताए हैं उस चीज को समझ। एक प्राथमिक सोर्स अपने चारों तरफ क्या बनाता है? तरंगाग्र बना दिए, ये तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
लेकिन आगे कैसे बढ़ेगा इसके बारे में ही सिद्धांत के बारे में सिद्धांत में बताया गया। तो अब यहाँ देखिए वो सिद्धांत में क्या कहते हैं। कहते हैं कि जब कोई तरंगाग्र बनता है, जब कोई तरंगाग्र बनता है तो तरंगाग्र पर जितने भी माध्यम के कण होते हैं, जब कोई तरंगाग्र बनता है तो तरंगाग्र पर जितने भी माध्यम के कण होते हैं, मतलब तरंगाग्र अगर बना है तो एक क्षेत्रफल एरिया का एक नाम है, एक फेस है जो आगे बढ़ रहा है, उस जगह पर माध्यम का कण होगा। इस जगह पर माध्यम का कुछ कण होगा ना, हाँ होगा, तो बहुत सारा, मैं इतना ही कम ही बना रहा हूँ, इतने सारे हैं, ये माध्यम के कण हैं और ये कंपन कर रहे थे, ये भी ऊपर आए हुए हैं, कुछ देर में नीचे जाएंगे। जो भी माध्यम के कण होंगे जो तरंगाग्र हैं, और तरंगाग्र में जो माध्यम के कण होंगे वो एक सेकेंड सोर्स का काम करेंगे, सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे। अब सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या हुआ समझो। इस बल्ब को जलाने के लिए, इसको तो इंसान ने बनाया है, ये बल्ब जला और ये बल्ब कैसे चल रहा है, इससे बिजली दी जा रही है और ये बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, इससे लाइट निकला। और हाइगेंस का कहने का मतलब है कि बल्ब खुद नया बल्ब का निर्माण करता है, और वो बल्ब रियल में होता कौन है, वो होता है माध्यम का कण। उनका बोलने का मतलब है कि अगर ये एक ओरिजिनल एगो बल्ब है जो लाइट निकाल रहा है, तो है जो माध्यम का जो कण है जो तरंगाग्र है वो भी एक छोटा बल्ब का काम करेगा। छोटा बल्ब का मतलब कि ये जो है अपने चारों तरफ प्रकाश फिर फैलाएगा और ये फिर से एक तरंगाग्र बनाएगा, क्योंकि हर सोर्स क्या बनाता है, तरंगाग्र। तो इनका बोलने का मतलब है कि एक तरंगाग्र पर जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी कण हैं, वो भी एक सोर्स के काम करेंगे। तो बोलो ये कैसा सोर्स हो गया, सेकेंडरी की प्राइमरी? यस। तो प्राइमरी सोर्स से एक वेव फ्रंट बनता है, और वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सब भी एक सोर्स का काम करते हैं, सेकेंडरी सोर्स, और वो भी क्या बनाएंगे, वेव फ्रंट बनाएंगे। और वेव फ्रंट जो वो बनाएंगे वो भी तो गोल गोल ही बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे ना। चलो ये वेव फ्रंट मैंने बनाया, लेकिन ये वेव फ्रंट किसने बनाया है, सेकेंडरी सोर्स ने बनाया। तो याद रखना, जो प्राइमरी सोर्स बनाता है उसे वेव फ्रंट कहा जाता है, और जो सेकेंडरी सोर्स वेव फ्रंट बनाता है उसी वेव फ्रंट्स का नाम जो है वेवलेट्स। बात समझ में आया? वेवलेट्स, वेवलेट्स को हिंदी में तरंगिका कह सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए तरंगिका कौन बनाता है, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी बनाता है। बात समझ में आया? इसके आगे का बात सुन लोगे फिर ये खत्म हो जाए। नेक्स्ट, जितने भी वेवलेट्स होते हैं उस पर अगर एक स्पर्श रेखा खींच दिया जाए, जितने भी वेवलेट्स होते हैं उस पर एक स्पर्श रेखा खींच दिया जाए, तो वो स्पर्श रेखा नए तरंगाग्र को बताता है, नया तरंगाग्र जो बनेगा। मतलब इसके ऊपर तुम्हें क्या खींचना है, स्पर्श रेखा, ऐसे। पता है अब ये कौन है, ये वो तरंगाग्र है जो बढ़ करके इतना बड़ा हुआ नया तरंगाग्र। यानी कि अब ये वेव फ्रंट है, और मुझे ये बताओ वेव फ्रंट पर भी पार्टिकल होगा, तो फिर इस पर पार्टिकल होगा, तो ये पार्टिकल कैसा काम बिहेव करेगा, बोलो, सेकेंडरी सोर्स की तरह। और ये क्या बनाएंगे, वेवलेट्स बनाएंगे ऐसे, और फिर इस पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये क्या बताएगा, ये तरंगाग्र बनाएगा। तो तरंगाग्र पर जो कण होते हैं उनसे तरंगिका बनता है, तरंगिका पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो फिर अगला तरंगाग्र बनता है, अगला तरंगाग्र में फिर जितने कण होते हैं वो फिर क्या करते हैं, तरंगिका बनाते हैं। ऐसे ही ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। बोलिए ये बात क्लियर हो गया? और यही आपका सिद्धांत है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। बस इसी को आपको लिख लेना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हुए लिख दे रहे हैं। सीताफल का नाम सुने होंगे आप लोग, किसको कहा जाता है? अरे शरीफे को कहा जाता है भाई, शरीफा को ही सीताफल कहते हैं। तो शरीफा समझ लो, उसमें छोटा छोटा देखे होंगे पार्ट, वो वेवलेट्स है। और उस वेवलेट्स को आप एक प्लास्टिक ले लीजिए और उसको बढ़िया से टाइट कर दीजिए, तो बताओ वो क्या है, बताओ।
एक शरीफा को पोलोथीन में रख दो और उसको टाइट से पकड़ लो, तो बताओ पोलोथीन का पृष्ठ क्या है? तरंगाग्र है कि तरंगिका है? तरंगाग्र है। और जो छोटा छोटा अंदर वो गोल गोल है वो क्या है? वेवलेट्स है। इसी तरह से लाइट होता है। समझ में आ गया? चलिए अब लिखिए, तो हेडिंग में लिखिएगा हाइगेंस, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका, द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। पहला, हो गया। प्रकाश का एक प्राथमिक स्रोत, 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 प्रकाश का एक प्राथमिक स्रोत जब तरंग तरंग का संचरण करता है, जब तरंग का संचरण करता है, जब तरंग का संचरण करता है, तो स्रोत के चारों तरफ, तो स्रोत के चारों तरफ उपस्थित माध्यम के कण, उपस्थित माध्यम के कण एक साथ समान कला में, एक साथ समान कला में उपस्थित कण एक साथ समान कला में कंपन करते हैं, एक साथ समान कला में कंपन करते हैं, एक साथ समान कला में कंपन करते हैं, एवं जिस स्थान पर कंपन करते हैं, एवं जिस स्थान पर कंपन करते हैं उसे 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 तरंगाग्र, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट कहते हैं। तरंगाग्र, उसे वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र, वेव फ्रंट कहते हैं। हो गया दूसरा नंबर। तरंगाग्र पर उपस्थित जितने भी माध्यम के कण होते हैं, तरंगाग्र पर उपस्थित जितने भी माध्यम के कण होते हैं, जितने भी माध्यम के कण होते हैं, सभी प्रकाश के द्वितीयक स्रोत, प्रकाश के द्वितीयक स्रोत, प्रकाश के द्वितीयक स्रोत, द्वितीयक स्रोत को इंग्लिश में ब्रैकेट में लिखिएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स हो गया, का कार्य करते हैं। क्या हुआ? ठीक है, अरे हाँ, सेकेंडरी सोर्स, ठीक है ना। सेकेंडरी सोर्स का कार्य करता है, सेकेंडरी सोर्स का कार्य करता है जो, सेकेंडरी सोर्स का कार्य करता है जो पुनः नए तरंगाग्र बनाते हैं, नए छोटे तरंगाग्र बनाते हैं, नए छोटे तरंगाग्र बनाते हैं, नए छोटे तरंगाग्र बनाते हैं। इन छोटे तरंगाग्रों को, इन छोटे तरंगाग्रों को
इन छोटे तरंगाग्रों को द्वितीयक तरंगिका और ब्रैकेट में लिखिएगा वेवलेट्स कहते हैं। वेवलेट्स कहते हैं। हो गया। लास्ट तीसरा, सभी द्वितीयक तरंगिकाओं पर, तीसरा बोल रहे हैं, दो हो गया। सभी द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा या स्पर्श तल नए तरंगाग्र को दर्शाती है। खींची गई स्पर्श रेखा या स्पर्श तल नए तरंगाग्र को दर्शाती है। अब हम जैसे फिगर बना रहे हैं, आप बना लीजिए, कोई भारी फिगर नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्राइमरी सोर्स लेना है, ठीक है। जैसे ये पॉइंट हो गया, तो हम यहाँ S लिख दिए, इसका मतलब सोर्स हो गया, ठीक है। इसके चारों तरफ ऐसे हम बना दिए, तो बोलिए ये क्या हो गया, हमारा वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। अच्छा, इस पर हम पॉइंट ले लेंगे अलग अलग ऐसे, ये सेकेंडरी सोर्स हो गया, आप कितना हो ले सकते हैं। और इसके चारों तरफ छोटा छोटा ऐसे बराबर साइज का वेवलेट्स बना दीजिएगा। बोलिए इस पर क्या खींचिएगा, स्पर्श तल खींचेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इस पर पॉइंट ले लीजिएगा, फिर इस पर पॉइंट ले लेना है, और फिर इस पर वेवलेट्स बनानी है। फिर इस पर वेवलेट्स बनाकर फिर से क्या खींचना है, स्पर्श रेखा। तो ऐसे आप ये दिखा सकते हैं। और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ये छोटा वाला जो है वो क्या है, वो है वेवलेट्स, ठीक है। और ये जो है ये वाला, ये क्या है, वेव फ्रंट, ठीक है। ऐसा आप लोग को बना लेना है। ठीक है, बस आज इतना ही। अब कल आपको हम एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो है करवाएंगे। कल क्लास चालू रहेगा, ठीक है, सेम टाइम।